हम देखते हैं कि एक आदमी हवेली के कमरे में जाने से पहले ग्वांगलिम हवेली की तस्वीरें ले रहा है। वह छत से शोर सुनता है और उसके पीछे एक बच्चा दिखाई देता है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो गायब हो जाता है। एक आदमी दरवाज़ा खोलता है और जंगजीवू अपना परिचय देता है। बूढ़ा आदमी उसे हर्बल चाय परोसता है। जंगजीवू उनकी बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू करता है और बूढ़ा आदमी हवेली का रखवाला है। उसे लगा कि जंगजीवू एक कार्टूनिस्ट है और जंगजीवू उससे अफवाहों के बारे में पूछता है। वह आदमी कहता है कि यह एक स्कूल था और वयस्कों ने इसे खाली छोड़ दिया, जिससे बच्चे जलकर मर गए। यही वह समय था जब अफवाहें शुरू हुईं। जब एक उपन्यासकार जो कमरा 504 में रहने आया, उसने भी यही बात कही। वह आदमी अपना सिर जमीन पर टिका देता है और अज्ञात आवाज सुनता है और पूछता है कि क्या उसके फ्लोर के नीचे कोई बच्चा है। ब्रोकर उसे अपार्टमेंट का परिचय दे रहा था। उसने इसे बहुत हल्के में लिया, लेकिन वह कमरे से खुश था। उपन्यासकार ने रात में अपना काम जारी रखा और उसे फर्श से शोर सुनाई देने लगा और उसकी पत्नी ने फोन किया। जब वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो लैपटॉप की स्क्रीन बदल गई और बहस के बाद उसकी पत्नी ने फोन काट दिया। वह अपना लैपटॉप बंद कर देता है और मेडिकल स्टोर से सिरदर्द की दवा खरीदने चला जाता है और अपना बदला हुआ पैसा भूल जाता है। वह घर आता है और अपना लैपटॉप चालू करता है और एक ड्रिंक लेता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो उसका लैपटॉप गायब हो जाता है। वह बच्चों की हंसी सुनता है और उसके पीछे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ता है। वह कमरे के बीच में एक गंदा जूता देखता है। वह उसे उठाता है और उस पर जीन वुराम लिखा हुआ देखता है। लैपटॉप फर्श पर गिर जाता है और आदमी को कमरे में कुछ भागता हुआ दिखाई देता है और वह उसके पीछे भागता है, लेकिन फिर भी आदमी को कुछ नहीं मिलता है और हॉल में एक बच्चे की हंसी गूंजती है। बाद में वह केयरटेकर के साथ सुरक्षा फुटेज की जांच करता है। वे घर में एक बच्चे के होने के बारे में बहस करते हैं। उसे लगता है कि बच्चे उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे कोई और नहीं रहता है। वह तेज आवाज़ों के बारे में शिकायत करता है और खुद जांच करने जाता है और कई बार दरवाज़ा खटखटाता है। कोई भी उसे जवाब नहीं देता है और वह खिड़की से झांकता है और फर्श पर ठीक से रखे हुए जूते देखता है। वह जूते की रैक खोलता है और जूते को ठीक से रखता हुआ पाता है जीन वुराम के समान नाम वाला लापता जोड़ी। आदमी माता पिता को कोसता है और उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाता है और एक महिला उसे चुप रहने के लिए चिल्लाती है। वह फर्श पर प्लास्टिक की थैलियाँ देखता है और उसमें जो भी जूता देखता है उसे फेंक देता है और कूड़ेदान में फेंक देता है। रात में वह अपने दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनता है और जांच करने जाता है, लेकिन आवाज़ आती रहती है। वह हर दरवाजे की जांच करता है और पीछे जूतों से भरा प्लास्टिक का थैला ढूंढता है और बच्चों को फिर से भागते हुए देखता है। वह दरवाजे पर दस्तक सुनता है और धीरे से छेद से झांकता है और वहां 3 बच्चे खड़े हुए दिखाई देते हैं। वे अपना सिर उठाते हैं और अचानक एक बच्चा खून से लथपथ उसके ठीक सामने दिखाई देता है। आदमी डर जाता है और फर्श पर गिर जाता है, जो अब जूतों से लथपथ है, और वह फिर से बच्चों को हंसते हुए सुनता है। वह ऊपर देखता है और छत पर कई बच्चों को उल्टा खड़ा पाता है। वे सभी जले हुए और खून से लथपथ हैं। 2 साल बाद एक लड़की जंगजीवू को उसी उपन्यासकार द्वारा लिखी गई एक किताब देती है। वह उसे बताती है कि उसने अचानक लिखना बंद कर दिया और गायब हो गया। जंगजीवू पूछते हैं कि क्या उपन्यासकार सचमुच वहां रहता था, और आदमी उससे उसके आखिरी काम के बारे में पूछता है। जंगजीवू उसे जवाब देता है, लेकिन वास्तव में खुश नहीं था क्योंकि उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया है। बूढ़ा आदमी उसके साथ सहानुभूति रखता है और उससे कई सवाल पूछता है और एक महिला के बारे में बात करना शुरू करता है। वह 9वीं मंजिल के कमरे 907 में रहती थी। वह पार्क सोजन थी और उसे लगा कि वह गलत व्यक्ति को डेट कर रही है। वह शॉवर से बाहर आई और अपने बाल सुखाए और उसे अपनी माँ का फोन आया और उसने पूछा कि क्या वह डेटिंग कर रही है। उसने मना कर दिया और फोन रख दिया और अपने और एक आदमी के फ्रेम पर मुस्कुराई और रेडियो अचानक बजने लगा। जब वह काम कर रही थी, उपन्यासकार गोलियां लेने आया और एक और आदमी आया और उसने उसे एक स्टोर में भेज दिया। वह उपन्यासकार को उसकी गोलियां थमाती है और वह अपना पैसा लेने से पहले चला जाता है
और उसका सहकर्मी उसे डराता है। जब पार्क सोजिन अपनी शादी के बारे में पूछती है तो उसका प्रेमी कॉल करता है और अचानक बातचीत समाप्त कर देता है। अचानक वही महिला फार्मेसी के अंदर भागती हुई आती है और पार्क सोजिन भ्रमित हो जाती है। बाद में वह चुपचाप एक उपन्यास पढ़ रही थी और उसने दस्तक सुनी। यह उसका प्रेमी होजून था। वह उसे अंदर आने देती है लेकिन वह उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और कहता है कि उसकी पत्नी को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया है। पार्क सोजिन उसे तलाक लेने और उससे शादी करने के लिए कहती है लेकिन होजून हिचकिचाता है और उससे उसे रहने देने का अनुरोध करता है। वह चाहती है कि वह हमेशा के लिए उसके साथ रहे और बाद में रात में शॉवर चालू हो गया और वह जाग गई। वह उठती है और देखती है कि शॉवर में संगीत चल रहा है और लैंप चालू है। अचानक एक छाया दिखाई दी। डरकर वह धीरे धीरे करीब आती है और दरवाज़ा खोलती है और अंदर रेडियो पाती है और उसे बंद कर देती है। अगले दिन वह काम के लिए तैयार हो जाती है और जाने से पहले शॉवर के दरवाजे पर संदिग्ध रूप से देखती है। वह काम पर पहुंची और पाया कि 2 इंस्पेक्टर होजून की जांच कर रहे हैं, जिसने अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला और भाग गया। वह घर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और होजून को बुलाया और उसे शॉवर में पाया। खून से सने कपड़े फर्श पर थे। उसने उन्हें छिपा दिया और उसे पुलिस के बारे में बताया और भागने का सुझाव दिया। उसने सब कुछ पैक कर लिया और उससे कहा कि वह उस पर भरोसा करे और पूरे समय वह दोहराता रहा कि मैं शॉवर ले रहा हूँ। उसने अपने घर के बाहर सायरन सुना और उसे बाहर आने के लिए चिल्लाया और रेडियो बजना शुरू हो गया। उसका सिलहूट संगीत पर नाच रहा था और अचानक उसकी ओर मुड़ा और वही पंक्ति दोहराई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और यह होजून था। उसने उसे अंदर खींच लिया और उसे शॉवर का दरवाज़ा दिखाया। होजून एक हथौड़ा उठाता है और धीरे धीरे शॉवर के पास जाता है और अचानक रुक जाता है और उसे याद दिलाता है। उसने उसे किसी को भी यह न बताने के लिए कहा कि वह शॉवर ले रहा है और अचानक सभी दीवारें खून से लथपथ हो गईं। होजून ने महिला को उसके बालों से पकड़ा और उसे देखकर मुस्कुराया। वर्तमान समय में जीवू एक रियल एस्टेट एजेंट के कार्यालय में जाता है। वह टेबल के नीचे कांपते हुए एक आदमी को पाता है और पूछता है कि क्या वह ग्वांगलिम हवेली में रहता था। हम रियल एस्टेट एजेंट को उसके लैपटॉप पर एक अंगूठी खरीदते हुए और एक युवक को फर्श पर पोछा लगाते हुए देखते हैं। रियल एस्टेट एजेंट उसे रियल एस्टेट के बारे में बताता है और बताता है कि ग्राहकों को प्रॉपर्टी से कैसे परिचित कराया जाए। वह उठता है और उपन्यासकार को ग्वांगलिम हवेली में एक कमरा दिखाने जाता है। वह घर वापस आता है और रात का खाना खाता है और यह सब करते हुए वह अपनी पत्नी से बात करता है जो एक गुड़िया थी। उसने गुड़िया के हाथों में एक कंगन पहना दिया और गुड़िया का सिर पीछे की ओर खिसक गया और वह उसे ठीक करने के लिए उठ गया। रात में वह सिंक में पानी के बुदबुदाने की आवाज से जागता है और उसमें एक अजीब कपड़े की डोरी पाता है। सुबह एक प्लम्बर इसे ठीक करने की कोशिश करता है और उसे सिंक में अवरोध पैदा करने वाली एक महिला के बालों का गुच्छा थमा देता है। बाद में काम पर वह युवक से पूछता है कि वह ग्वांगलिम हवेली में कहाँ रहता था। उसे संपर्क जानकारी मिलती है। वह उस आदमी को कॉल करता है लेकिन उसे सिर्फ जाम की आवाज सुनाई देती है। सिंक का पानी ऊपर उठाता है और अपने घर पर नल चालू करता है। उसने गुड़िया को ठीक करने के लिए उसे पैक किया और फिर से सिंक की आवाज सुनी और देखा कि यह फिर से जाम हो गया है। वह अपना फोन लेने वापस आया और पाया कि गुड़िया गायब है और सिंक से आवाज आना बंद हो गई है। उसने देखा कि एक हाथ नल की ओर बढ़ रहा है और जमीन पर पड़े कंगन को देखा और वह चकित होकर काम पर वापस चला गया। युवक ने उसे एक लड़की के बारे में बताया जो उसी हवेली में मर गई थी और वहां और भी लोग मर गए थे। रियल्टर को पता था कि यह धार्मिक स्थल था और वह घर वापस गया और अपनी गुड़िया पत्नी से शिकायत की। उसने फिर से सिंक से आवाज सुनी और पाया कि गुड़िया का सिर भी उसी ओर मुड़ा हुआ था। वह खड़ा हुआ, सिंक में एक गुड़िया का सिर देखा। गुड़िया गिर गई और उसके सामने एक और गुड़िया दिखाई दी। आदमी अंदर भागता है और दरवाज़ा बंद करता है और अचानक रोशनी बंद हो जाती है और वह एक लाइटर निकालता है। वह घबराहट में इधर-उधर देखता है और गुड़िया उसके पीछे दिखाई देती है और अब वह यह सब जीवू को बता रहा है। उस आदमी का मानना है कि ग्वांगलिम चर्च के पंथियों ने उसे शाप दिया है और वह अपने कटे हुए हाथों से जीवू को यह बताता है।
वह दोहराता है कि उसने केवल इसका परिचय दिया था और जीवू ने इस पर विचार किया और रेखाचित्र बनाना शुरू कर दिया। वह प्रकाशक से मिला और अपने चित्र दिखाए, जिन्हें यह पसंद आया, लेकिन वे इसका एक लंबा संस्करण चाहते थे। वह जांच के लिए वापस जाता है और लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। वह अधिक कहानियों के लिए केयरटेकर के पास वापस जाता है, जो उसे बताने के लिए सहमत हो जाती है, और जीवू रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। यह छठी मंजिल के कमरा नंबर 604 में जेसोक के साथ हुआ, जो मदद के लिए एक दोस्त के पास गया। उसका दोस्त उसे खाना परोसता है और उसके चेहरे पर खुजली हो रही थी और वे फिस्ट बम्प बांधते हैं। वह भोजन को देखता है और देखता है कि सब कुछ सड़ गया है, लेकिन उसका दोस्त बिना किसी दूसरे विचार के खा लेता है। अगले दिन जे अपने दोस्त को घर की सफाई करते हुए देखता है और फ्रिज से दूध निकालता है, लेकिन वह गंदा था। उसने फ्रिज में रखे भोजन को देखा, लेकिन सब कुछ सड़ रहा था और दीवार पर जली हुई एक मानव जैसी आकृति देखी। ताइवो मोल्ड रिमूवर की तलाश में फार्मेसी जाता है और पार्क सोजिन उसे किराने की दुकान पर भेजती है। वह पूरा दिन कमरे और रसोई की सफाई में बिताता है और दीवार में जला हुआ चित्र मानव को साफ करता है। उसे एक और कमरा फफूंद से भरा हुआ मिलता है और 3 छात्रों की पेंटिंग दिखाई देती है, और बाद में उसका दोस्त वापस आता है। लड़का साफ घर देखता है और अपने माता पिता को वापस लाने के लिए उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, और रात बीत जाती है। अगले दिन वह दूसरे दोस्त को फोन करता है और उससे रहने के लिए कहता है, और वह मान जाता है, लेकिन उसका फोन बजने लगता है। वह जमीन पर देखता है और एक मानव रूप में मोल्ड को बाहर निकलता हुआ देखता है और शोर सुनता है, और अचानक वह गायब हो जाता है। वह पेंटिंग के कमरे के अंदर गया और पूरे कमरे को कवर करने वाले मोल्ड को देखा और अपने दोस्त को देखा। उसने उससे माफी मांगी, लेकिन जब वह जेवू की ओर मुड़ा तो उसका पूरा चेहरा पिघल रहा था। पेंटिंग के अंदर के हाथों ने जे को पकड़ लिया और उसके दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया जबकि वह चिल्ला रहा था। जैसे ही कहानी खत्म हुई, जंग जीवू ने सवाल किया कि ये चीजें क्यों होती रहती हैं, और अभिशाप के बारे में पूछा। केयरटेकर ने उसे एक जगह के बारे में बताया जो लंबे समय से सील है, और उसे चाबियां दी। लड़की अकेले जंग जीवू का जन्मदिन मना रही थी और उसने रिकॉर्डर देखा और उसे बजाना शुरू कर दिया। उसने जंग जीवू की आवाज सुनी, लेकिन केयरटेकर की नहीं, इसलिए उसने एक और आवाज बजाई। जीवू के पास 1504 कमरे की चाबियां हैं, और वह लिफ्ट में प्रवेश करता है और देखता है कि लिफ्ट के अंदर एक आदमी दीवार की ओर देखता रहता है। लिफ्ट रुक जाती है, लेकिन आदमी बाहर नहीं निकलता, इसलिए जीवू दरवाजा बंद कर देता है और लिफ्ट फिर से रुक जाती है, लेकिन आदमी वहीं रहता है। जीवू ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इस बार आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, और डरा हुआ जीवू 10वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। जैसे ही लाइट बंद होती है और लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, जीवू बाहर भागता है और उस आदमी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए देखता है। हॉल में वह उसी आदमी को देखता है और वह अचानक जीवू का पीछा करना शुरू कर देता है और जीवू कोठरी में छिप जाता है। वह आदमी को गुजरते हुए देखता है और अचानक उसके सामने आता है और गायब हो जाता है और जीवू बाहर निकल जाता है। लड़की ग्वांगलिम हवेली की ओर जा रही है और जीवू एक 504 अपार्टमेंट के सामने खड़ा है। वह दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है और एक और कोठरी देखता है और जमीन पर एक रिकॉर्डर पाता है। वह इसे बजाना शुरू करता है और केयरटेकर को सुनता है, जो स्वीकार करता है कि वह पहले सिर्फ एक विजिटर था। केयरटेकर एक लुटेरा था जो हवेली को लूटने की कोशिश कर रहा था, और उसका साथी और वे अंदर चले गए। वे कमरा 1504 के सामने रुके, उसका साथी खिड़की तोड़ता है और वे कमरे की तलाशी लेते हैं। उसका साथी एक कोठरी पाता है और अपने हाथ पर खून देखता है और किसी को देखता है और जमीन पर गिर जाता है। केयरटेकर उसके पीछे आता है और कोठरी की जांच करता है और वे कमरे में एक लाश पड़ी हुई देखते हैं। पंथ नेता को कक्ष में सीमित कर दिया गया था और केयरटेकर को उसके मुंह में एक चाबी मिली। वे कोठरी खोलते हैं और पैसे निकालते हैं और अपने बैग को पैसे से भरना शुरू करते हैं। उसका साथी आवाजें सुनता है और लाश को देखता है और फिर केयरटेकर को देखता है, लेकिन पाता है कि वह गायब है। वह जल्दी से बैग में नकदी भरता है और लाश को हिलता हुआ देखता है,
और कमरे से बाहर निकलने के लिए भागता है। छत से मोल नीचे आ रहा है और अचानक लाश उसके ठीक सामने है। आदमी चिल्लाता है और बैग को अभी भी अपने हाथों में लिए हवेली से बाहर भागता है और कार के अंदर चला जाता है। वह फिर से घंटियां सुनता है और केयरटेकर उसकी खिड़की पर है और कार के अंदर जाता है और चाबियां मांगता है। आदमी कॉर्पस के बारे में चिल्लाता है और नीचे देखता है और केयरटेकर के बजाय पंथ नेता के पैर देखता है। लाश उसके सामने प्रकट होता है और उसकी चीखें सुनाई देती हैं और उसे मार दिया जाता है। जंगजीवू ने रिकॉर्डर पकड़ लिया क्योंकि उसने केयरटेकर की आवाज़ सुनी और कोठरी खुल गई। वह अंदर गया और दरवाजे बंद हो गए और केयरटेकर प्रकट हुआ और उसे अलविदा कहा और चला गया। उसने उससे दरवाज़ा खोलने के लिए विनती की लेकिन वह उस विशाल हवेली में अकेला रह गया और अकेले रो रहा था। लड़की केयरटेकर के कार्यालय में चली गई और उसने छत से आवाज़ सुनी। एक बच्चा उसके पीछे दिखाई दिया लेकिन जब वह मुड़ी और उसने जीवू को बाहर निकलते देखा तो वह गायब हो गया। लड़की को उसके बारे में कुछ अलग महसूस हुआ और जीवू उसे देखकर मुस्कुराया और हमने उसकी आंखों में बदलाव देखा।